हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा बोर्ड का 2024 का सेट बी केमिस्ट्री का PYQ। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे जो कि एक एक नंबर के आते हैं हमारे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, द गैस इवॉल्व का मतलब होता है निकलना। ये कौन सी गैस निकलती है? वहन मिथाइलमीन। अब देखो मिथाइलमीन से क्या होता है, देखो मिथा का मतलब होता है एक कार्बन। अब एक कार्बन होता है, अमीन का मतलब क्या होता है? अमीन का मतलब होता है NH2 ग्रुप। अमीन का मतलब क्या होता है? NH2 ग्रुप इसका मतलब होता है। अब इसका मतलब सिंपल है कि एक कार्बन से कौन अटैच है? अमीन ग्रुप अटैच है। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो एक बॉन्ड तो उसने अमीन के साथ में बना दिया, तो बाकी बॉन्ड किसके साथ में बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ में बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक कार्बन है मिथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड अटैच है तो क्या हो जाएगा? इन। और ये क्या है? अमीन ग्रुप है तो मिथेना माइन इसका नाम हो गया। फिर क्या कह रहा है? इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड। अब हमें पता है नाइट्रस एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? HNO2 होता है। तो जब ये इसके साथ में रिएक्शन करता है HNO2 के साथ में, तो देखो HNO2 को हम किस तरीके की फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर की फॉर्म में, जो कि किस तरीके का होता है, जो कि होता है इस तरीके से। देखो OH इस तरीके से लिख सकते हैं, OH सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O। देखो HNO2, ठीक है, HNO2 बन गया। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ये बाहर निकलती है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो H2 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये वाटर बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये जो OH मॉलिक्यूल होता है ये CH3 ग्रुप के साथ में क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। तो जब रिएक्शन चलती है तो इसमें 3 तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनता है CH3OH, प्लस में एक निकलता है नाइट्रोजन गैस, प्लस में क्या बन जाता है? हमारा वाटर मॉलिक्यूल। तो आंसर क्या हो जाएगा कि इसने पूछा है कि कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो कौन सी गैस बाहर निकल रही है? नाइट्रोजन गैस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, कि एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल रिएक्शन की, काइनेटिक्स में हमने पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी, देखो एक्टिवेशन एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करी जाती है? ये रिप्रेजेंट करी जाती है सिंबल हमारा EA से। ये सिंबल आपने देखा होगा, कहाँ देखा होगा? ये देखा होगा आपने अर्हेनियस इक्वेशन के अंदर, जब हमने डेरिवेशन पढ़ा होगा वहाँ पे देखा होगा अर्हेनियस इक्वेशन के अंदर। वहाँ पे अर्हेनियस इक्वेशन का जो फॉर्मूला था हमारा, जो डेरिवेशन से निकल के आया था, तो वो क्या था? log ऑफ K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 RT R, और क्या लिखा था? 1 अपॉन में T1 माइनस में 1 अपॉन में T2। ये हमारा फॉर्मूला था। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट सा कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या था? फॉर्मूला था। R हमारा क्या होता है? R हमारी होती है गैस कांस्टेंट, ठीक है। T1 क्या होता है? T1 हमारा लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर। T2 क्या होता है? T2 हमारा हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर। और E क्या होती है? E होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। ये रही E होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और K2 क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है, मतलब रिएक्शन नंबर 1 के लिए, और ये होता है रिएक्शन नंबर 2 के लिए। तो अब देखते हैं हम कि इसने पूछा क्या है। इसने पूछा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमारी केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है। तो देखो डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर तो यहाँ पे स्टैंडर्ड है ही नहीं, यहाँ पे तो 2 टेम्परेचर है, ठीक है। दूसरा क्या है? डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर। ये हो सकता है भाई, ये हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या पूछ रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी आपके 2 टेम्परेचर पर निकाली जा सकती है। डिटरमाइनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन, ये बिल्कुल भी नहीं है। यूजिंग ए कैटलिस्ट सिर्फ रेट को एनहेंस करता है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। देखो इस पे फोकस करना, नॉट गिवन बाय। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैनिजारो रिएक्शन शो कौन करता है। अगर आपको पता होगा तो कैनिजारो रिएक्शन की एक कंडीशन होती है कि ये रिएक्शन जो चलती है वो चलती है कंसनट्रेटेड NaOH मीडियम में चलती है। किसके साथ में चलती है? जब कंसनट्रेटेड NaOH किस में डाला जाता है? एल्डिहाइड में डाला जाता है। और क्या होना चाहिए इसमें? जो आप एल्डिहाइड ले रहे हैं, इसमें जो आप एल्डिहाइड ले रहे हैं उसके पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो सबसे पहले हम पहले मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? CH को हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो देखो
कार्बोनिल ग्रुप के जो आजू बाजू जो कार्बन होता है उस पे अगर हाइड्रोजन लगा होता है उसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के इधर कोई भी कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे कार्बन तो है, यहाँ पे कार्बन तो है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं दिख रहा। देखो ये भी कार्बन से अटैच है, एक बॉन्डिंग यहाँ पे बना रहा है, एक इससे बना रहा है, एक इसके, तो कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पर तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये तो क्या करेगा, ये शो करेगा, ये तो क्या करेगा, ये शो करेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला देख लेते हैं। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और H। अब देखो इसके आजू बाजू कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन है। अब ये वाला कार्बन तो है, लेकिन हाइड्रोजन देखो कहाँ है। देखो 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, एक बॉन्ड इससे बना लिया, एक इससे बना लिया और 2 इस वाले कार्बन से बना लिए। तो इसके पास भी क्या है, इसके पास भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब इसके पास भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी शो करेगा कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। लेकिन हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, जो नहीं करता है। तो देखो थर्ड में आ जाओ। अब थर्ड में क्या है, इसको आप लिख सकते हैं HCHO को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HC डबल बॉन्ड OH। देखो यहाँ पे भी कोई अल्फा कार्बन नहीं है, आजू बाजू कोई भी कार्बन नहीं है, और कोई भी कार्बन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, लेकिन हमें तो वो फाइंड आउट करना है ना जो नहीं करता। तो नहीं करता तो इसका मतलब क्या है, देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अब इसके आजू में देखो कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। तो अगर ये अल्फा कार्बन है तो इसके हाइड्रोजन भी कौन सा होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो अगर ये अल्फा हाइड्रोजन है तो ये तो भाई ये तो शो ही नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या थी कि वही एल्डिहाइड शो करेंगे जिसमें क्या होगा, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वहन एल्कलाइन KMnO4। देखो KMnO4 क्या होता है, हमारा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको ध्यान रखना, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी यहाँ से क्या निकलती हैं, यहाँ से ऑक्सीजन निकलती हैं। यहाँ से क्या निकलती हैं, ऑक्सीजन, जो किसी मॉलिक्यूल को क्या करवाती हैं, ऑक्सीडाइज करवाती हैं। अब देख लेते हैं इस ट्रीटेड विद, किससे ट्रीट करता है, पोटासियम आयोडाइड से। तो अब जो पोटासियम आयोडाइड है ये कह रहा है कि आयोडाइड आयन जो होगा वो किस में ऑक्सीडाइज होगा। इसने ऑप्शन दे रखे हैं हमें, I2 दे रखा है, IU नेगेटिव दे रखा है, IU3 नेगेटिव दे रखा है, IU4 नेगेटिव दे रखा है। तो हम ध्यान से देखेंगे, देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने D&F ब्लॉक पढ़ी होगी तो उसी के अंदर से हमारा क्वेश्चन है पोटासियम पर मैग्नेट। वहाँ पे एक कंडीशन आती है, और वो कंडीशन क्या होती है कि जब भी एल्कलाइन KMnO4 को, जो हमारा एल्कलाइन KMnO4 है, उसके अंदर आप क्या डाल देंगे, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल डाल देंगे, अगर आप क्या डाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल डाल देंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल डालने के बाद में वो जिससे बना होता है ना, अगर आपने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी होगी तो ये पायरोलुसाइड ओर से बनता है, और ये उसी के अंदर क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो देखो हम यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, तो ये पायरोलुसाइड ओर के अंदर टूट जाता है, 2 मोल ऑफ MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसी का दूसरा नाम होता है पायरोलुसाइड ओर, जिससे ये बनाया जाता है, पायरोलुसाइड ओर। ठीक है, और क्या होता है, अब देखो 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल मैंगनीज के निकल चुके हैं, 2 मॉलिक्यूल मैंगनीज के निकल चुके हैं। ऑक्सीजन के देखो टोटल अगर देखोगे तो 8 मॉलिक्यूल हैं, 8 में से कितने निकले हैं, 4 निकले हैं, यानी 4 अभी भी बचे हुए हैं। अब देखो यहाँ से और क्या निकलता है, यहाँ से निकल जाते हैं 2 मॉलिक्यूल KOH के निकल जाते हैं, KOH के। देखो 2 मॉलिक्यूल के हैं, 2 मॉलिक्यूल के हो गए। अब क्या हो गया, जो 4 मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन के बचे थे, उन 4 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल तो यहाँ पे आ गए, देखो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए, अब 2 ही मॉलिक्यूल बचे हैं, और 2 हाइड्रोजन ये वाले आ गए। तो देखो 2 ऑक्सीजन तो वो वाले बच गए, और 1 ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन यहाँ से बच गए, 1 ऑक्सीजन ये है, यहाँ से क्या बच जाते हैं, 3 मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन के बच जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये जो 3 मॉलिक्यूल हैं ये किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, हमारे पोटासियम आयोडाइड को करेंगे। तो जैसे ही पोटासियम आयोडाइड KI की रिएक्शन किससे कराई जाती है, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से कराई जाती है, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है KiO3 बना लेता है। क्या बना लेता है, KiO3 बना लेता है। तो अगर आप इस रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हमारा काम हो चुका है। देखो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ये जो रिएक्शन है आपकी, देखो यहाँ से ये वाला मॉलिक्यूल कट जाएगा, ठीक है। अब जो बचता है राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेकिन हमारा यहाँ से काम चल चुका है कि जो पोटासियम आयोडाइड है वो ऑक्सीडाइज किस में होता है, तो किस में होता है, KiO3। किस में होता है, KiO3। और KiO3 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे
KiO3। हमें पता है पोटासियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तभी नेगेटिव वाली चीज़ किसके पास आई है, पॉजिटिव वाले के पास आई है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज होगा वो होगा IO3 नेगेटिव। क्या होगा, IO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। हमारा 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। अब देखो एसिडिक क्या होता है, एसिडिक मेनली अगर हम अल्कोहल और फिनॉल में बातें कर रहे हैं तो हमारा जितना भी जो नेगेटिव चार्ज आयन होता है उसका डिस्पर्सल जितना ज़्यादा होता है, इसका कंसेप्ट है ये। देखो क्या बताया मैंने कि देखो शुरुआत से शुरू करते हैं। हमें पता है कि जैसे मान लेते हैं हम किसी भी चीज़ को एसिडिक कब कहते हैं, जब कोई भी चीज़ क्या करती है, H पॉजिटिव आयन डोनेट करती है। H पॉजिटिव आयन क्या करती है, डोनेट। तब हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कह देते हैं एसिडिक। हम उसे क्या कह देते हैं, एसिडिक कह देते हैं। अब देखो यहाँ पे उसने 4 एग्जाम्पल दिए हैं हमें। जैसे सबसे पहला है हमारा बेंजाइल अल्कोहल। देखो ये स्ट्रक्चर होती है बेंजाइल अल्कोहल की CH2OH, ठीक है। फिर उसने दे दिया साइक्लोहेक्सेनॉल। अब साइक्लोहेक्सेनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो ये होती है साइक्लोहेक्सेन बन गया ये, और ऑल तो फिर OH ग्रुप लग गया, ये होता है साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है फिनॉल। अब फिनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है, फिनॉल की स्ट्रक्चर होती है ये हमारा फिनॉल हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, मेटाक्लोरोफिनॉल। देखो मेटाक्लोरोफिनॉल, देखो मेटा पोजीशन पे है क्लोरो, ठीक है, और यहाँ पे है फिनॉल, मेटाक्लोरोफिनॉल। देखो ये वाला भी क्या करेगा, अगर ये H पॉजिटिव आयन दे देता है तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज स्पीसी बनेगी। ये वाला भी H पॉजिटिव आयन अगर दे देता है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज स्पीसी बनेगी। यहाँ पे भी अगर ये H पॉजिटिव आयन दे देता है, ये भी नेगेटिव चार्ज स्पीसी बन जाएगी। और यहाँ पे अगर दे देता है तो ये भी क्या बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज स्पीसी हमारी बन जाएगी। लेकिन अगर सभी H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं तो कोई वीक एसिड होगा, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसे हम कैसे पहचानते हैं, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल होता है, डिस्पर्सल का मतलब मूवमेंट होनी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव, ज़्यादा हम लिख सकते हैं मोर डिस्पर्सल। जितना क्या होगा, मोर डिस्पर्सल होगा, मोर डिस्पर्सल। किसका डिस्पर्सल होगा भाई, मोर डिस्पर्सल किसका, नेगेटिव चार्ज का। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। उस मॉलिक्यूल की क्या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और जितनी ज़्यादा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है उतनी ही ज़्यादा क्या बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर केवल हाइड्रोकार्बन पार्ट दिख रहा है जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आना चाहेगा, अगर ये डिस्पर्सल करना चाहेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा, तो ये हो नहीं पाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे ये होना चाहेगा लेकिन इनमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन की वजह से। और वो क्या होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखो इधर से भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर से भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे भी सिमिलर केस होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, सिमिलर केस होगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला ग्रुप क्या है, ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से आप कैसे समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसका खींचने का काम होता है। तो देखो ये डिस्पर्सल होना चाहेगा, ये डिस्पर्सल होना चाहेगा, और ये वाला क्या कर रहा होगा, इसे खींच रहा होगा। ये इसे अगर ये खींच रहा होगा तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज़्यादा होगा, और जिसमें नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और उसकी स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है मेटाक्लोरोफिनॉल। दिस इज द हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि क्या है देख लेते हैं अभी, एक सेकेंड। देखो क्या कह रहा है, CFAC। देखो CFAC क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये आपने पढ़ा होगा जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ी होगी, ठीक है। तो CFAC फॉर ऑक्टाहेड्रल, ये हमारा कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और उसकी CFAC वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, 18,000। तो देखो हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल O से, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की। और अगर हमने टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग अगर मतलब क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल T। और इन दोनों में एक रिलेशन होती है, जो कि रिलेशन क्या होती है, डेल T इज इक्वल टू 4/9 डेल O। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि इसने ऑक्टाहेड्रल की तो हमें दे दी, ऑक्टाहेड्रल की इसने दे दी हमें 18,000, और पूछ किसकी रहा है, टेट्राहेड्रल की पूछ रहा है। तो पुट कर दो इसमें वैल्यूज, आपका आंसर आ जाएगा, कर दो पुट। देखो टेट्राहेड्रल की हमसे पूछ रहा है 4/9, और डेल O की कितनी दे रखी है इसने वैल्यू, उसने दे रखी है 18,000। तो कर दो, देखो
9 2 ज़ा 18, 2000 ये हो गया, और 2 4 ज़ा क्या होता है 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोलुइन रिएक्ट्स विद ए हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड, देखो आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है FeCl3। ठीक है, और वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। देखो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मेनली किस में दिखाई देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देखो एडिशन रिएक्शन तो होगी नहीं, एडिशन रिएक्शन तो होगी नहीं, तो यहाँ से आप इसे कट कर सकते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं होगी क्योंकि एलिमिनेशन में कोई चीज़ बाहर निकलती है, जुड़ती नहीं है। और यहाँ पे वो पहले ही कह रहा है कि टोल्यूइन जब इससे रिएक्ट करता है तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देता है, यानी वो चीज़ कहाँ पर जुड़ती है, जो रिएक्शन कर रही है वो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ती है। तो देखो सबसे पहले हमारा टोल्यूइन का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। टोल्यूइन का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच होता है, CH3 ग्रुप अटैच होता है। और जब ये हैलोजन से रिएक्शन करते हैं तो देखो हैलोजन हमारा ये है, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में करती है, आयरन क्लोराइड, तो FeCl3 की प्रेजेंस में करती है। और हमें कौन सा प्रोडक्ट देती है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देती है। तो देखो एक बार हम हैलोजन कहाँ जोड़ देंगे, ऑर्थो पे जोड़ देंगे इस तरीके से, और एक बार हम जोड़ देंगे पैरा पे, तो देखो इस तरीके से ये दोनों जुड़ चुके हैं। अब देखो ये रिएक्शन चलती कैसे है। वैसे तो हमें पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये बात कैसे पता चले, देखो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हैं जब कोई चीज़ जुड़ती है किसी के स्थान पे, यानी किसी चीज़ को क्या करती है, रिप्लेस करती है। तो देखो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन अटैच था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच था, तो उसे क्या कर दिया, इसने रिप्लेस कर दिया हैलोजन ने। तो जब कोई चीज़ किसी को रिप्लेस करके जुड़ती है तो हम उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन लगा रहे थे, इसी कारण हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, बच गए हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो सब्स्टिट्यूशन में हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा है और न्यूक्लियोफिलिक कौन सा है। दो स्पीसी होती हैं हमें, एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसी, दूसरी होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक स्पीसी। इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसी होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे मैं कह दूं H पॉजिटिव हो गया, Cl पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इस तरीके की स्पीसी। और न्यूक्लियोफिलिक क्या होती हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उन्हें न्यूक्लियोफिलिक स्पीसी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे H नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअल में चली कैसे होगी, हमें इसका मैकेनिज्म देखना है, तब हमें ये समझ में आ जाएगी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे इसको मैं एक बार साफ कर लेता हूँ। देखो जैसे इसी को साफ कर लेते हैं, देखो किस तरीके से चली होगी ये रिएक्शन। देखो हमारे पास में जो क्लोरीन था उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो क्लोरीन ये लेके चला था, हैलोजन जो लेके चला था, ठीक है। हैलोजन ने क्या किया होगा, इस FeCl3 के साथ में रिएक्शन करी होगी, आयरन क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करी होगी। यहाँ पे एक क्लोरीन ने क्या किया होगा, एक क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास में चली गई होगी, ठीक है। जैसे ही ये इसके पास में गई होगी तो इसने क्या छोड़ दिया होगा, Cl पॉजिटिव प्लस में FeCl4 नेगेटिव आयन बना दिया होगा। अब ये जो Cl पॉजिटिव आयन है ये इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा। अब ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये क्या करता है, ये अटैक करता है किसके ऊपर, टोल्यूइन के ऊपर। तो देखो टोल्यूइन था हमारा, ये है हमारा टोल्यूइन CH3, इसके ऊपर क्या किया होगा, इस क्लोरीन जो पॉजिटिव जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है उसने अटैक किया होगा। किस तरीके से, देखो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा, जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव ने क्या कर दिया होगा, इसके ऊपर अटैक कर दिया होगा। अब जैसे ही इसने अटैक किया होगा इसके ऊपर, देखो यहाँ पे तो CH3 एज इट इज था, देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड था, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड था, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड है, लेकिन ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, जिसके कारण अब देखो कार्बन के ऊपर तो सभी जगह हाइड्रोजन होते हैं, तो ये तो सभी जगह पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया है, देखो इसके स्थान पे क्या जुड़ गया, क्लोरीन पॉजिटिव आके जुड़ गया। अब क्या कहता है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन होता है ये हाइड्रोजन कहता है भाई ले तू अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। तो जिस तरीके से ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, एलिमिनेट हो जाता है, ये दूसरे क्लोरीन के साथ में जो बचा था इसके साथ में एलिमिनेट हो जाता है। और ये जो हमारा FeCl4 नेगेटिव बना था यहाँ पे इस तरीके से देखो ये दो टुकड़ों में टूट जाता है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, FeCl3 में टूट जाता है और एक Cl नेगेटिव में टूट जाता है। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन बाहर निकल जाता है, किस फॉर्म में, HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हमें मिलता है एक मेटा प्रोडक्ट इस तरीके से। देखो CH3 ये जुड़ गया आपके ऑर्थो पोजीशन पे, क्लोरीन पोजीशन पे,
तो इस तरीके से आपकी क्या जुड़ती है, रिएक्शन चलती है। मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया है, दूसरा प्रोडक्ट भी सिमिलरली बन जाता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कंपेरिजन टू ए 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मतलब इसने क्या बता दिया, हमें बता दिया कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.01 मोलर है, और किसकी है, ग्लूकोज की है, ठीक है। तो फिर क्या कर रहा है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो डिप्रेशन, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसमें क्या होता है, यदि हम किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं और फिर उसको मतलब अगर जब मतलब बर्फ़ या फ्रीज़ करने की कोशिश करते हैं तो उस टेम्परेचर पे फ्रीज़ ना होकर कुछ ना कुछ टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज़। फॉर एग्जांपल जैसे सिंपल शब्दों में अगर हम कहें, जैसे पानी को अगर हम फ्रीज़ करते हैं, आइस बनाते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाती है, लेकिन हम उसके अंदर कुछ नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स डाल दें या मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी डिज़ोल्व कर दें उसके अंदर और फिर उसको फ्रीज़ करने की कोशिश करें तो वो 0 डिग्री पे ना होकर कुछ ना कुछ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। उसी को कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज़ हो जाना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ MgCl2। मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा इन दोनों में, क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है हमारा वो आता है वेंट ऑफ फैक्टर का। वेंट ऑफ फैक्टर यदि आपने पढ़ा हो तो देखो, वेंट ऑफ फैक्टर यदि आपको याद हो तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं I के द्वारा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट आफ्टर, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, या तो डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है गैदर होना और डिसोसिएशन का मतलब होता है डिफ्यूज होना या फिर मतलब टूटना, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर, उससे पहले, बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किस तरीके से समझ सकते हैं इस चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मान के चलते हैं ग्लूकोज है आपके पास में, ग्लूकोज पहले था, आपने जैसे ही उसे एक्वेस मीडियम में डाला वो क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो ग्लूकोज डिसोसिएट होकर क्या रहेगा तो ग्लूकोज ही, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर यूनिट होती है, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, जो वेंट ऑफ फैक्टर की पार्ट, देखो आफ्टर में कितने टूटे हैं, एक ही है तो एक हो गया। बिफोर कितने हैं, पहले कितने थे, एक थे, तो इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। दूसरी, अगर हम क्या ले लें, जैसे मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया और मैग्नीशियम क्लोराइड को मैं एक्वेस मीडियम के अंदर डाल रहा हूं तो ये 2 पार्टिकल में टूट जाएगी, जैसे Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2 Cl नेगेटिव। तो देखो एक तो मैग्नीशियम का टूट गया और एक किसके, 2 किसके टूट गए, क्लोराइड के टूट गए। तो इसके लिए अगर आप वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, देखो आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 3 पार्टिकल हैं तो 3, और बिफोर कितने हैं, बिफोर है 1, तो इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ग्लूकोज के कंपैरिजन में कितने वेंट ऑफ मतलब कितने गुना ज़्यादा आ रहा है वेंट ऑफ फैक्टर, तो आप कहेंगे 3 गुना आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन क्या दे रखी है हमारी, A+2B, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, C प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इज फाउंड टू बी रेट, और उसका रेट कितना है, रेट आपका ये दे रखा है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट B, जो B की कंसंट्रेशन है वो क्या कर रखा है, वो कह रहा है कि डबल कर दी हमने, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ A, और जो A की कंसंट्रेशन वो क्या रख दी उसने, कांस्टेंट, वो नहीं बदल रहा है। तो देखो पहली रिएक्शन अगर हम लेके चलते हैं, रेट अगर हम लेके चलते हैं तो उसने दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, KA इंटू में B, ठीक है, ये है हमारा रेट 1। और दूसरे रेट के अंदर वो क्या कह रहा है कि B की कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी, डबल कर दी। तो देखो रेट जो हम दूसरा लेके चल रहे हैं उसमें के A उसने कांस्टेंट रखा हुआ है, देखो वहाँ पे कह रहा है कि A की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, और B की क्या कर दी उसने, डबल कर दी। तो B की कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी, डबल कर दी। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं रेट 2 इज इक्वल टू 2 हम आगे ले आए K इंटू में A और क्या आ जाए B। तो देखो यहाँ से आपको क्या लग रहा है, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो रेट 1 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, रेट 2 किसके बराबर है, 2 इंटू रेट 1। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, रेट डबल हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा, डबल। तो डबल इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन फॉर ऑल लैंथेनॉइड्स, ठीक है।
लेंथेनॉइड्स में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो ये कौन सी होती है, +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन अगर वो आपसे पूछ लेता कि लेंथेनॉइड्स सॉल्यूशन के अंदर या फिर सॉलिड कंपाउंड के अंदर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इसका आंसर क्या बन जाता, इसका आंसर बन जाता +2 एंड +4। लेकिन ये कब शो करते हैं, ये करते हैं ओकेजनली, लेकिन हमेशा नहीं करते, ये ओकेजनली ही करते हैं, ओकेजनली। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है लेंथेनॉइड्स की, +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट, ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो रिएक्ट नहीं करता किनके साथ में, बोथ, कौन कौन से बोथ, एसीटोन और कौन सा भाई, बेंजल्डिहाइड। तो देखो एसीटोन क्या होता है, एसीटोन होता है हमारा, जिसका फॉर्मूला होता है ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है हमारा एसीटोन। और बेंजल्डिहाइड क्या होता है हमारा, बेंजल्डिहाइड होता है ये, हम बेंजीन के ऊपर अगर क्या लगा दें, CHO ग्रुप लगा दें, तो इसे हम कह देते हैं बेंजल्डिहाइड। तो देखो अभी जो एसीटोन है, देखो ये भी कार्बोनिल ग्रुप है और बेंजल्डिहाइड के अंदर भी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बोनिल ग्रुप्स मेनली इसके साथ में भी रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है, NaH सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में भी रिएक्शन कर जाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में भी रिएक्शन कर जाते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में भी रिएक्शन कर जाते हैं, और क्या होता है, टोलन रिएजेंट के साथ में भी रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो टोलन रिएजेंट होते हैं वो किससे रिएक्शन करते हैं, सिर्फ मेनली अगर इसके बारे में पूछा जाए तो टोलन जो रिएजेंट होते हैं वो केवल एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं। एल्डिहाइड वो कोई सा भी हो सकता है, एल्डिहाइड के कंपाउंड कोई से भी हो सकते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, ये दोनों के साथ में भी रिएक्शन कर जाते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, जो फेहलिक सॉल्यूशन होते हैं, फेहलिक सॉल्यूशन किसके साथ में रिएक्शन करते हैं, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन ये शो करते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे दोनों के बारे में पूछा जा रहा है कि दोनों में कौन से रिएक्शन शो करते हैं, तो दोनों केवल फेहलिंग सॉल्यूशन ऐसा है जो दोनों के साथ में रिएक्शन शो नहीं करता। देखो कीटोन के साथ में तो करता ही नहीं, क्योंकि वो एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ में करता है, प्लस और क्या बन गया, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बन गया, और ये करता है केवल एलिफेटिक के साथ में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फेहलिंग सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखने की है कि टोलन रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करने के काम में आता है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। लेकिन जो फेहलिंग सॉल्यूशन होते हैं वो केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कीटोन है, कीटोन को नहीं कर पाएगा वो, और ये क्या हो गया, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो तो इसे भी नहीं कर पाएगा फेहलिंग सॉल्यूशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH। ठीक है, तो सबसे पहले हेनरीज कांस्टेंट की अगर वो बात कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि हेनरी लॉ क्या होता है। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई क्या है, कोई बीकर है, उसके पास में क्या है, ये हमारा लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड है, इसके अंदर मान लेते हैं पानी है, और इसके ऊपर हम क्या मान लेते हैं, इसके ऊपर हम मान लेते हैं गैस के पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, ये है गैस के पार्टिकल, गैस है ये। ठीक है, और क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है कि हम जितना ज़्यादा इस गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, जितना ज़्यादा हम इस गैस के ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, ये सॉल्युबिलिटी जो गैस है वो इसके अंदर डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हेनरी लॉ कहता है कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। ये जाई है, जाई को हम क्या कहते हैं, इसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तब आता है हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, ये क्या है, सॉल्युबिलिटी है, ये क्या है, प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, गैस के केस में है ये। ठीक है, तो मेनली जो हेनरी कांस्टेंट यहाँ पे डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा डिपेंड कर रहा है सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तीसरा किस पे, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, मान लेते हैं हमारी कोई इसमें गैस डिसॉल्व हो रही है, तो अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस पहले ही क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा उनमें गैस के बीच में क्या होता है, गैप प्रेजेंट होता है। तो अगर इसको हम इसमें डिसॉल्व करना चाहेंगे और नीचे से अगर हम क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये चलेगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या होती है, हीट एनर्जी क्या निकलती है, बाहर निकलती है। हीट एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी बाहर निकलती है, इवॉल्व होती है, इवॉल्व
बाहर निकलती है। और अगर हीट एनर्जी बाहर निकलती है तो इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसके कारण जो गैस पार्टिकल होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे दो बातें आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन सॉल्युबिलिटी जो होगी गैस की टेम्परेचर के बढ़ाने पर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या कह सकते हैं कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, जो क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, कि हमारे ग्रुप में कौन सा बी ग्रुप का विटामिन स्टोर होता है। तो हमारी जो बॉडी में जो एक पर्टिकुलर टाइप का विटामिन बी जो स्टोर होता है वो होता है विटामिन B12। और आपसे पूछ ले कोई कि कौन मतलब कहाँ पे ये स्टोर किया जाता है, तो ये स्टोर किया जाता है लीवर के अंदर, हमारी बॉडी के लीवर के अंदर, और वो भी लिमिटेड अमाउंट में ये हमारे अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जब हम केमिकल एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसका देखो मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि होता क्या है। मान लेते हैं हमारे पास में कोई फ़ोन है, फ़ोन में जब हम क्या करते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं और वो क्या हो जाती है, फुल हो जाती है हमारी बैटरी, तो क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी की मदद से अगर हम उसमें जनरेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नल एनर्जी हमारी क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे सेल की एनर्जी, है ना। और जब मतलब क्या हो जाता है, जब हमारा फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है तो हम उसे चार्जिंग पे से हटा देते हैं, फिर हम केमिकल एनर्जी को किस में जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेल किसकी तरह बिहेव करती है कि अब क्या हो गई है कि जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो कम हो गई है, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो गई है, ज़्यादा, यानी सेल की एनर्जी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी बाहर से दी जाने वाली एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी ज़्यादा किस में है, इस केस में है कि एक्सटर्नल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेल के अंदर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि जब अब एक्सटर्नल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेल के पोटेंशियल से, तो आप क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसकी तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट आंसर जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ।